हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज तो आज की क्लास से हमारा शुरू होने वाला है 12th का सिलेबस और सबसे पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस 12th क्लास का जो पहला चैप्टर था दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वो बेटा नहीं आएगा, राइट? वो नई एनसीईआरटीज में भी नहीं है और वो एनटीए के सिलेबस में भी नहीं है। इस चैप्टर से कोई खासा बदलाव नहीं है, कोई खासा चेंज नहीं है, तो जो कुछ है एनसीईआरटी में वो सारा पढ़ना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस चैप्टर के यूनिक क्वेश्चंस, नॉट पीवाईक्यूज। सो रेडी ऑल, चलो आ जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, ये पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, जल्दी से बताओ आंसर। यस, आंसर होगा 1, बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन। क्यों? स्पोरोपोलेनिन जो होता है बेटा वो एक्साइन में प्रेजेंट होता है। आप जानते हो पोलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो एक्साइन होती है और उसमें होता क्या है? स्पोरोपोलेनिन होता है। स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो एक ऑक्सीडाइज्ड कैरोटिनॉइड होता है और ये पूरे यूनिवर्स का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। कोई टेम्परेचर, कोई एसिड, कोई एल्कली, कोई डिग्रेड नहीं कर सकता। यानी कि दिस सब्सटेंस इज द मोस्ट हार्ड एंड द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। ओके, इसीलिए जो फॉसिल्स के, जो पोलन ग्रेन के फॉसिल्स हैं वो इतने अच्छे से प्रिजर्व्ड रहते हैं। ठीक है, चलिए। और स्पोरोपोलेनिन के बारे में और कुछ अगर आपको जानना है तो वो ये है कि जो एंथर की वॉल होती है, एंथर की वॉल की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज टेपिटम, वो हेल्प करती है, उसका रोल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन। चलिए आगे बढ़ेंगे। टेपिटम जो है वो यूबिश बॉडी बनाने में हेल्प करती है और वो यूबिश बॉडी अल्टीमेटली स्पोरोपोलेनिन बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अबाउट टेपिटम इज करेक्ट? टेपिटम के बारे में क्या सही है? तो आपको मैं समय दे रही हूं, फटाफट से स्क्रीन पॉज करके आंसर करो। चलिए देखते हैं। टेपिटम एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, टेपिटम एक स्पोरोजिनस टिश्यू है, वो प्रोटेक्टिव और हैप्लॉइड टिश्यू है, वो एक्सटर्नल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम लेयर है। गलत, माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल की वो एक्सटर्नल लेयर नहीं बल्कि सबसे इंटरनल लेयर है। क्या वो स्पोरोजिनस टिश्यू है? नहीं, स्पोरोजिनस टिश्यू तो इसमें आपका एंथर में अंदर की तरफ भरे रहता है। टेपिटम तो एंथर वॉल का पार्ट है। आप ये जानते हो ना बेटा कि एंथर में सबसे बाहर एंथर वॉल होती है जो कि 4 होती हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे फिर आपकी एंडोथीशियम, फिर उसके नीचे मिडल लेयर्स और सबसे अंदर टेपिटम। ये चारों मिलकर एंथर की वॉल बनाती हैं और सेंटर पर भरे रहता है स्पोरोजिनस टिश्यू। यही स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म करता है ये माइक्रोस्पोरेंजियम और आगे जाके इसी स्पोरोजिनस टिश्यू से पोलन ग्रेन बनते हैं, राइट? चलिए, तो ये भी बात गलत है। टेपिटम प्रोटेक्टिव होती है और हैप्लॉइड होती है, ये बात गलत है। टेपिटम हैप्लॉइड नहीं होती है। इसके बारे में एक बहुत ही खास बात यह है कि टेपिटम का जो प्लॉइडी लेवल होता है, प्लॉइडी लेवल मतलब उसका वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है। तो आप जानते हो बेटा कि जो एंथर की वॉल होती हैं, आपका एपिडर्मिस हो गया, आपका एंडोथीशियम हो गया, आपका मिडल लेयर्स हो गया, ये सब डिप्लॉइड लेयर्स होती हैं, राइट? लेकिन टेपिटम जो होती है वो उसका प्लॉइडी लेवल 2n से ज्यादा होता है और मोस्टली ये ट्रिप्लॉइड होती है। मोस्टली ये ट्रिप्लॉइड होती है या फिर कई बार हम इसे पॉलीप्लॉइड भी कह देते हैं। इस लेयर को क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइड भी कह देते हैं। तो ध्यान रखना, टेपिटम बाकी लेयर से थोड़ी सी स्पेशल और थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बाकी जितनी भी लेयर्स होती हैं वो डिप्लॉइड लेयर्स होती हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, स्पोरोजिनस टिश्यू भी क्या होता है? वो डिप्लॉइड होता है, लेकिन टेपिटम को पॉलीप्लॉइड कहते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर जिसका प्लॉइडी लेवल 2n से ज्यादा होता है उसे हम पॉलीप्लॉइड में काउंट करते हैं, जैसे ट्रिप्लॉइड, जैसे टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, ये सब पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। अब जो टेपिटम है वो पॉलीप्लॉइड क्यों हो जाती है? इसका कारण होता है एंडोपॉलीप्लॉइडी। अगर आपसे कोई पूछे कि टेपिटम पॉलीप्लॉइड क्यों हो जाती है तो इसका कारण है एंडोमाइटोसिस या एंडोपॉलीप्लॉइडी, राइट? एंडोमाइटोसिस, राइट? जिसमें होता क्या है? जिसमें होता यह है कि सेल डिवाइड तो कर रहा है लेकिन वो एक पर्टिकुलर स्टेज पर जाकर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एक पर्टिकुलर स्टेज पर जाकर रुक जाता है। मानिए अगर वो मेटाफेज पर अरेस्ट हो जाए तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो
प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाते तो प्लॉइडी लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, किसी भी स्ट्रक्चर का प्लॉइडी लेवल बढ़ जाता है। तो आप बोलोगे इसका जो कारण है वो है एंडोमाइटोसिस, राइट। चलिए एक और खास बात है टेपिटम की, और वो ये है कि टेपिटम जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती है। वैसे तो एनसीईआरटी इसको बाई न्यूक्लिएटेड लिख रही है, एनसीईआरटी क्या लिख रही है, बाई न्यूक्लिएटेड, राइट। इसको बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि कभी भी जब ऐसा हो, ऐसा डिवीजन हो जब कैरियोकाइनेसिस तो हो जाए, न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो जाए, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो, तो ऐसा स्ट्रक्चर बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है, राइट। तो टेपिटम में ऐसा ही होता है, टेपिटम में डिवीजन के दौरान ऐसा ही होता है, जिसके कारण उसके सेल्स जो हैं उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। तो ध्यान रखना टेपिटम के बारे में, ये बहुत खास बात है। टेपिटम बाकी लेयर से अलग क्यों है, क्योंकि टेपिटम पॉलीप्लॉइड होती है, उसका प्लॉइडी लेवल 2n से ज्यादा होता है, और टेपिटम के हर एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, और जनरली वहां पर बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। कारण मैंने आपको समझा दिया, पॉलीप्लॉइड क्यों है, एंडोमाइटोसिस की वजह से। एंडोपॉलीप्लॉइडी जैसे हम कहते हैं, जहां पे एक पर्टिकुलर स्टेज पे रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से जो क्रोमोसोम का नंबर है, प्लॉइडी लेवल है, वो बढ़ जाता है, राइट, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हुआ। ऐसे ही अगर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करे, साइटोप्लाज्म डिवाइड ना करे, यानी कि फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस से एक स्ट्रक्चर में दो से ज्यादा न्यूक्लियाई हो जाती है। तो ये दोनों ही चीजें टेपिटम के सेल्स में देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से उसके सेल्स पॉलीप्लॉइड होते हैं और बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, और उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, राइट। तो ये बात भी गलत है। इसका मतलब कि यहां पे टेपिटम में हमारा जो आंसर बनता है दैट शुड बी 1। ये न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। टेपिटम जो है उसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इट हेल्प्स इन द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। टेपिटम के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। टेपिटम का मेन फंक्शन क्या है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देना। उसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसका पार्टिसिपेशन स्पोरोपोलेनिन बनाने में भी होता है। टेपिटम एंजाइम्स बनाने में भी हेल्प करती है, जैसे आपका पेक्टेज, सेल्यूलेज, राइट, और आपका कैलेज, इस तरह के एंजाइम्स बनाने में भी हेल्प करती है। और जो एंटोमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, उनके पोलन ग्रेन के पास एक स्पेशल कवरिंग होती है, जिसे हम पोलन किट कहते हैं। जो येलो कलर की चिपचिपी कवरिंग होती है, उस पोलन किट को बनाने में भी टेपिटम का हाथ होता है। चलिए नेक्स्ट। The prominent pollen grain apertures called germ pore are present in। आप सब लोग जानते हो बेटा कि जो एक्साइन होती है, पोलन ग्रेन की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। लेकिन जो एक्साइन होती है वो कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती। ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में एक्साइन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि एक्साइन एक डिसकंटिन्यूअस थिक लेयर होती है। एक्साइन मोटी होती है और डिसकंटिन्यूअस होती है, मतलब जगह जगह पर ऐसे पॉइंट होते हैं जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, और उसी पॉइंट को हम जर्म पोर कहते हैं। सो कहां देखने को मिलती है, आपको एक्साइन में देखने को मिलती है। तो जर्म पोर कहां प्रेजेंट होते हैं, एक्साइन में, और जर्म पोर वो पॉइंट है जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। चलिए नेक्स्ट। मैं स्क्रीन से हट रही हूं, पॉज करो और आंसर करो। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के बारे में क्या गलत है वो हमें बताना है। आ जाइए देखते हैं। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। हाँ, इट्स कंजप्शन इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट। हम सब जानते हैं कि पोलन ग्रेन्स जो हैं उनको एथलीट्स और हॉर्सेस खाते हैं, जिसको पोलन सप्लीमेंट कहते हैं। ये सही है। इट कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। हम लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। हाँ, करके रख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये सही है। पोलन ग्रेन पोजेस नॉन स्टिकी कवरिंग कॉल्ड पोलन किट। ये कह रहा है कि पोलन ग्रेन जो होता है उसके चारों तरफ एक नॉन स्टिकी कवरिंग होती है, जिसे पोलन किट कहते हैं। ये ऑप्शन गलत है। क्यों? इसके दो कारण हैं। इस ऑप्शन के गलत होने के दो कारण हैं। पहला कारण कि पोलन किट जो है वो नॉन स्टिकी नहीं बल्कि स्टिकी कवरिंग होती है, और दूसरा कारण पोलन किट सारे पोलन ग्रेन्स के पास नहीं होती है।
पोलन किट केवल ऐसे पोलन ग्रेन्स के पास होती है, ऐसे फूलों के पोलन ग्रेन के पास होती है जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, यानी कि एनिमल पॉलिनेटेड, विंड पॉलिनेटेड और आपका वाटर पॉलिनेटेड, इन सारे पोलन ग्रेन्स के पास पोलन किट नहीं होती है। तो पोलन किट होना पोलन ग्रेन का एक जनरल फीचर नहीं है, सारे पोलन ग्रेन्स के पास पोलन किट नहीं होती, और पोलन किट एक येलो कलर की चिपचिपी कवरिंग होती है। चलिए नेक्स्ट, पोलन वायबिलिटी फॉर राइस एंड व्हीट प्लांट इज। ओके जी, तो यहां पे ध्यान रखना है बेटा कि पोलन वायबिलिटी का मतलब आप सब अच्छे से जानते हो कि एंथर से निकलने के बाद वो कितने समय तक इस चीज के लिए सक्षम रहता है कि वो स्टिग्मा पर गया और उसने पोलन जर्मिनेशन दिखाया। तो सीरियल्स के लिए, राइट, ग्रामिनी पोएसी फैमिली के मेंबर्स के लिए जो पोलन वायबिलिटी रहती है वो आधे घंटे की रहती है। आधे घंटे में अगर ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो ठीक है, वरना फिर ये खराब हो जाता है। ओके, चलिए, सेवरल मंथ्स आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होता है। सेवरल मंथ्स जो है दैट इज प्रेजेंट इन द फैमिली सोलनेसी, लेग्यूमिनेसी, ओके, एंड रोजेसी। एनसीईआरटी का लाइन है। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की एक्साइन कैसी होती है? पेक्टोसेल्यूलोजिक होती है? नहीं, पेक्टोसेल्यूलोजिक तो इंटाइन होती है। इंटाइन पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। हैज माइक्रोपाइल? हैज माइक्रोपाइल? नो, इट हैज जर्म पोर। माइक्रोपाइल तो भैया कहां पहुंच गए, माइक्रोपाइल तो ओव्यूल के पास होता है। इज डिग्रेडेड बाय एंजाइम, एक्साइन को एंजाइम्स डिग्रेड कर सकते हैं? ना, सवाल ही नहीं होता, क्योंकि एक्साइन तो स्पोरोपोलेनिन की बनी है और उसे तो दुनिया की कोई ताकत डिग्रेड कर ही नहीं सकती। तो आंसर इसका हो जाएगा 2। एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन। जो एक्साइन होती है बेटा वो हर एक स्पीशीज की अलग अलग होती है, किसी की स्पाइनी होती है, किसी की स्मूथ होती है, किसी की रफ होती है, तो वो फैमिली टू फैमिली वेरी करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, 2-celled स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन इज द रिजल्ट ऑफ। आप सब अच्छे से जानते हो बेटा कि जो माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर में जब माइटोसिस हो जाता है तो माइटोसिस होकर उसमें 2 सेल बनते हैं। एक आपका जेनरेटिव सेल होता है, राइट, और एक आपका वेजिटेटिव सेल होता है। तो उसमें उसका रिजल्ट क्या होता है वो पूछ रहा है कि रिजल्ट किस चीज का होता है, वो माइक्रोस्पोर में किस तरह का माइटोसिस होता है कि वो 2-celled स्टेज पर आ जाता है। तो एसिमेट्रिक माइटोसिस होता है। कैसा? एसिमेट्रिक माइटोसिस। जब माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होता है तो एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, जिसकी वजह से एसिमेट्रिक माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से एक सेल छोटा बनता है, एक बड़ा बनता है। आप जानते हो जो जर्म सेल होता है वो छोटा होता है और जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा सेल होता है। चलिए नेक्स्ट, इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलिनेशन टेक्स प्लेस एट। पॉलिनेशन यानी कि एंथर जब फटता है और पोलन ग्रेन बाहर आते हैं तो उस दौरान अधिकतर प्लांट्स में पोलन ग्रेन अपनी 2-celled स्टेज में होता है, अपनी 2-celled स्टेज में होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, अबाउट अप्रोक्सीमेटली 40% एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं जिनमें 3-celled स्टेज पर पोलन ग्रेन पॉलिनेट होता है। माने उनमें क्या होता है, एंथर फटने से पहले ही जो जर्म सेल होता है वो एक और माइटोसिस कर लेता है और 2 मेल गैमीट बनाता है। तो 60% एंजियोस्पर्म्स में तो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है उसके बाद जर्म सेल में सेकेंड माइटोसिस होकर मेल गैमीट्स बनते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में यह काम पहले ही हो जाता है, तो 3-celled स्टेज पर भी पॉलिनेशन होता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल के बारे में क्या गलत है? आप जानते हो पोलन ग्रेन 2-cell स्टेज पर होता है, तो एक होता है वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, दूसरा होता है जर्म सेल और जेनरेटिव सेल। देखते हैं क्या गलत है इसके बारे में। गलत क्या है? ओके, हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस हैविंग अबंडेंट फूड रिजर्व, स्पिंडल शेप्ड, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ओके, इसके बारे में गलत क्या है? इसके बारे में गलत है तीसरा। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बड़ा सेल होता है, उसके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है और वेजिटेटिव सेल के पास ही बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, मतलब खाना स्टोर्ड उसी के पास होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो जर्म सेल होता है वो साइज में छोटा होता है,
साइज में वो छोटा सा होता है, लेकिन उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, उसके पास न्यूक्लियस भी होता है, और जो जर्म सेल है उसकी शेप स्पिंडल शेप की होती है, और वो इतना छोटा सेल होता है कि वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल, राइट। फ्यूनिकुलस आप सब जानते हो क्या होता है। फ्यूनिकुलस जो है उसका काम क्या होता है, ओव्यूल की बॉडी को प्लेसेंटा से जोड़ना, है ना। जैसे हम लोगों में अम्बेलिकल कॉर्ड होती है, अम्बेलिकल कॉर्ड क्या करती है, बच्चे की नाभि को मां के प्लेसेंटा से जोड़ती है। ऐसे ही फ्यूनिकल का काम क्या होता है, ओव्यूल की बॉडी को ओवरी के प्लेसेंटा से जोड़ना। तो वो पॉइंट जहां पर फ्यूनिकुलस बॉडी ऑफ ओव्यूल के साथ जुड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, उसको हम हाइलम कहते हैं, राइट। हमारे में उस पॉइंट को नाभि कहते हैं, ऐसे ही वहां उस पॉइंट को हाइलम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, द गाइनोशियम ऑफ मिशेलिया इज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा बेसिक सा क्वेश्चन बनता है। मिशेलिया के पास बहुत सारे कार्पल होते हैं उसके गाइनोशियम में, लेकिन वो सारे कार्पल एक दूसरे से फ्री होते हैं, यानी कि फ्री का मतलब एपोकार्पस कंडीशन होती है। तो मिशेलिया का जो गाइनोशियम होता है वो मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस होता है, राइट। इसमें 3 एग्जाम्पल बहुत फेमस हैं, लोटस, रोज और मिशेलिया। इन तीनों प्लांट्स के पास बहुत सारे कार्पल्स होते हैं गाइनोशियम में, यानी कि मल्टी कार्पिलरी कंडीशन होती है, और वो सारे आपस में फ्री होते हैं, यानी कि एपोकार्पस कंडीशन। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जिनको आप जानते हो जो सुनी सुनी सी लगती हैं, उनमें सिनकार्पस कंडीशन होती है, यानी कि जेनरली गाइनोशियम के अंदर जो कार्पल होते हैं वो फ्यूज्ड कंडीशन में होते हैं। इसीलिए हम 3 एग्जाम्पल अलग से याद करते हैं जहां पे फ्री कंडीशन होती है। चलिए, ओव्यूल फाउंड इन 82% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। अच्छा, यहां पे ये मैं आपको बता दूं बेटा कि हम भी बहुत समय से टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ाते आ रहे हैं, हेमीएनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, वो सब छोड़ दो, वो नीट में नहीं आएगा, वो आउट ऑफ सिलेबस है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ न्यूसेलस, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखो कि मोस्ट कॉमनली एंजियोस्पर्म में जिस तरह का ओव्यूल देखने को मिलता है वो कौन सा ओव्यूल होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल। कैसा ओव्यूल होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल, जहां पर जो ओव्यूल बॉडी है वो अपनी ही धुरी पर, अपने एक्सिस पर 180 डिग्री से घूम जाती है। ठीक है, कितने से, 180 डिग्री से घूम जाती है, और इस तरह के ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, चलिए, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी गिवन है। अ मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन, देख लेते हैं, पापावर, यस, मिशेलिया, नो, मिशेलिया में तो एपोकार्पस कंडीशन होती है, हिबिस्कस जिसे आप चाइना रोज के नाम से जानते हो, यस, सो आंसर इसका बन जाएगा 4। लोटस, मिशेलिया, रोज को छोड़कर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में कैसी कंडीशन है, सिनकार्पस कंडीशन है, यानी कि फ्यूज्ड कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट, मार्क द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू प्लॉइडी लेवल। चलिए देखते हैं, न्यूसेलस, न्यूसेलस कहां होता है, ओव्यूल के अंदर, उसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है, 2n। इंटेगुमेंट किसका पार्ट है, ओव्यूल का, उसका 2n होता है। फ्यूनिकल किसका पार्ट है, ओव्यूल का, 2n। लेकिन एम्ब्रियो सैक मियोसिस के बाद बनता है, उसका n होता है, सो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। एंजियोस्पर्म में जिस तरह का एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज द पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, राइट। और आप जानते हो कि जो पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है वो कैसा होता है, वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। सब जानते हैं, बच्चा बच्चा 7 सेल होते हैं, उसमें 8 न्यूक्लियाई होते हैं। और उसके बारे में एक और बात ध्यान रखने लायक है कि वो मोनोस्पोरिक होता है। मोनोस्पोरिक का क्या मायने हुए, माने वो एक ही मेगास्पोर से जनरेट होता है। आप जानते हो एंजियोस्पर्म्स में मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, एक बचता है, बाकी 3 खराब हो जाते हैं। और ये एक अकेला मेगास्पोर, इस एक अकेले मेगास्पोर में 3 माइटोसिस होते हैं, तब जाकर क्या बनता है, तब जाकर बनता है हमारा एम्ब्रियो सैक,
राइट तो एक ही मेगास्पोर इन्वॉल्व है, मोनोस्पोरिक कंडीशन है। तो ध्यान रखना एंजियोस्पर्म में सबसे कॉमनली पाया जाने वाला जो एम्ब्रियो सैक है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है कि उसे पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं, वो मोनोस्पोरिक होता है और वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मार्क द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ ऑटोगैमी। कॉन्ट्रीवेंसेस का मतलब होता है कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को, ऑटोगैमी को बढ़ावा देती हैं। आप सब लोग जानते हो बेटा, अगर जो फ्लावर है वो क्लिस्टोगैमस है, माने अगर फूल कभी खिलेगा ही नहीं तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, फ्लावर अगर बायसेक्सुअल है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, राइट। बायसेक्सुअल फ्लावर को हम क्या कहते हैं? मोनोक्लाइनस फ्लावर, मोनोक्लाइनी। ओके और फिर दूसरा कैसी कंडीशन होती है आपकी? होमोगैमी, माने दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं स्टेमन और कार्पल दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं। तो देख लेते हैं, होमोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है, क्लिस्टोगैमी बढ़ावा देती है, बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन का मतलब होता है बेटा कि फूल खिलने से पहले ही अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। फूल खिला नहीं, ऐसा नहीं कि फूल कभी खिलेगा नहीं, फूल खिलेगा, लेकिन फूल खिलने से पहले ही जो पोलन ग्रेन है वो पॉलिनेट होकर अपने ही स्टिग्मा पर गिर गया। बड पॉलिनेशन पी में देखने को मिलता है, राइस में देखने को मिलता है। ओके तो डाइक्लाइनी इसका आंसर होगा। डाइक्लाइनी का मतलब क्या है? डाइक्लाइनी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और आप अच्छे से जानते हो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट, इन एंटोमोफिली फ्लावर्स आर, एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर में फ्लावर्स जो होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, सॉलिटरी होते हैं। ओके ठीक है, विद स्टिकी पोलन ग्रेन्स, नेक्टरलेस, डल कलर्ड, नहीं ब्राइटली कलर्ड होते हैं। नेक्टरलेस भक पागल समझो क्या, उसके पास नेक्टर होता है, स्मॉल साइज्ड, अरे कॉन्स्पिकुअस साइज होता है, माने बड़े बड़े साइज के फूल होते हैं जो इंसेक्ट को दूर से ही दिख जाते हैं। और अगर फूल छोटे होते हैं तो वो इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, जो एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं या तो उसका साइज बड़ा होगा, लेकिन अगर उसका साइज छोटा है तो वो अकेला नहीं पाया जाएगा, सॉलिटरी नहीं होगा, बल्कि वो गुच्छे में पाया जाएगा, इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड पाया जाएगा, ताकि वो इंसेक्ट को दूर से दिखाई दे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। हम सब जानते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर में पोलन ग्रेन के चारों तरफ क्या होती है? पोलन किट, जो कि चिपचिपी लेयर होती है और उसे बनाती कौन है? टिपिटम। चलिए नेक्स्ट, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जेनरेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू। आप सब जानते हो कि जो जर्म सेल है, जेनरेटिव सेल है, उसमें एक और माइटोसिस होता है और वो माइटोसिस होकर 2 मेल गैमीट बनाता है। तो बच्चा जानता है, इसका आंसर होगा 1। चलिए इसको पढ़ते हैं, साइड हट जाती हूं, अपना पॉज करके फिर जवाब देना। इन एम्ब्रियोजेनी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स द सस्पेंसर सेल अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन फॉर्मिंग सस्पेंसर। आप सब जानते हो बेटा कि जब जाइगोट बनता है डाइकॉट प्लांट्स में, तो जाइगोट बनने के बाद उसमें सबसे पहले एसिमेट्रिक डिवीजन होता है, राइट। यानी कि एक छोटा सेल बनता है, एक बड़ा सेल बनता है। जो बड़ा सेल बनता है उसे हम सस्पेंसर सेल कहते हैं और जो छोटा सेल बनता है उसे हम एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। जो बड़ा सेल सस्पेंसर सेल बनता है उसमें बहुत सारे ट्रांसवर्स डिविजन होते हैं, ऐसे ऐसे, वर्टिकल नहीं, ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। और ट्रांसवर्स डिवीजन होकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम सस्पेंसर कहते हैं, और वो सस्पेंसर 6 to 10 सेल्ड होता है डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स में इस सस्पेंसर सेल में फर्दर डिवीजन होते ही नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि मोनोकॉट्स में जो सस्पेंसर होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, एक ही सेल का होता है, लेकिन डाइकॉट्स में सस्पेंसर इज 6 to 10 सेल्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अच्छा यहां पे एक चीज और बता देती हूं कि सस्पेंसर सेल में तो खूब सारे ट्रांसवर्स डिवीजन हुए, तो फिर बन गया हमारा सस्पेंसर जो कि 6 to 10 सेल्ड है। ये सस्पेंसर आगे जाके फिर डिजेनरेट हो जाता है, राइट। सस्पेंसर सेल का काम क्या होता है आप सब जानते हो। सस्पेंसर सेल के पास जो हॉस्टोरियल सेल होता है वो एंडोस्पर्म से क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता रहता है। अब जो एम्ब्रियोनल सेल है उसमें भी डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन कैसा होता है? ऐसा वर्टिकल, तो 2 सेल स्टेज बनती है। दूसरा डिवीजन भी कैसा होता है? ऐसा, तो 4 सेल बन जाते हैं, 4 सेल स्टेज आ जाती है। फिर जो तीसरा डिवीजन होता है वो ऐसा होता है,
ट्रांसवर्स, यानी कि पहले 2 डिवीजन परपेंडिकुलर होते हैं और तीसरा डिवीजन ट्रांसवर्स होता है, तो 8 सेल्ड कंडीशन आ जाती है, 8 सेल्ड ऑक्टेंट स्टेज आ जाती है, राइट। यहां तक एम्ब्रियो को हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं, प्रो एम्ब्रियो। फिर आगे फर्दर डिविजन्स होते हैं तो खूब सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, गुच्छा बन जाता है। उसके बाद फिर ग्लोब्यूलर स्टेज आती है, फिर ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद आप सब जानते हो हार्ट शेप्ड स्टेज आती है, और फिर हार्ट शेप के बाद क्या आ जाता है, मैच्योर स्टेज आ जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट, the remains of cotyledon, second cotyledon occur in some grasses, it is called। सब जानते हैं ग्रास एक मोनोकॉट है, और अगर मैं मोनोकॉट की बात करूं बेटा तो मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडन होता है, और उस एक कॉटिलिडन को हम स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। लेकिन जो सेकंड कॉटिलिडन होता है वो वहां होता तो है, पर वो इतना रिड्यूस्ड होता है कि हम उसकी गिनती भी नहीं करते, वो इतना रिड्यूस्ड है। और उस रिड्यूस्ड रिडंडेंट सेकेंड कॉटिलिडन को हम कहते हैं एपीब्लास्ट, सब जानते हैं ये एपीब्लास्ट। दूसरा सेकेंड कॉटिलिडन जो पूरी तरह मतलब ऐसा समझो वहां है ही नहीं, इसलिए वो काउंट भी नहीं होता, सो एपीब्लास्ट। चलिए नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन बनता है। देखो अगर मैं डाइकॉट सीड की बात करूं बेटा मेरे, देखो अगर मैं डाइकॉट सीड की बात करूं, राइट, तो ये दोनों जो है वो कॉटिलिडन्स हैं। सेंटर पे आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब वो क्या कह रहा है बेटा कि द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, कॉटिलिडन के ये कॉटिलिडन आपको दिख रहा है, यहां एम्ब्रियोनल एक्सिस से आके कॉटिलिडन अटैच हो रहा है। इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से जो अबव द लेवल ऑफ इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल, और इस एपिकोटाइल में जो टर्मिनल पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं प्लिम्यूल, और इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं एपिकोटाइल। ऐसे ही द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, यहां पे बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, इसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, इसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, और इसकी टिप जो है इसको हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सेंटर पर एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, ये दोनों कॉटिलिडन्स हैं, आप जानते हो। एक पॉइंट ऐसा है ऊपर भी और नीचे भी जहां कॉटिलिडन एम्ब्रियोनल एक्सिस से जाकर अटैच हो रहे हैं। सो द पॉइंट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द cotyledon, above the level of cotyledon is epicotyle. The point of embryonal axis below the level of cotyledon is hypocotyle. Epicotyle की टिप टर्मिनेट होती है प्लिम्यूल में, जो आगे जाके शूट को जन्म देती है, और हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल पोर्शन है वो रेडिकल कहलाता है, और यही रेडिकल आगे जाके रूट बनाता है, राइट। सो द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ cotyledon, above the level of cotyledon is कोटाइल। ओके, इतनी बात समझ में आती है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज डज नॉट अकर इन ओवरी एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद कौन सा चेंज गलत है? ओवरी की वॉल आगे जाके पेरिकार्प बनाती है, हाँ, ओवरी की ही वॉल आगे जाके फ्रूट वॉल और पेरिकार्प बनाती है, ये बात सही है। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाती है। ओव्यूल इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं ओव्यूल के, वो आगे जाके सीड कोट बनाते हैं, ये गलत हो गया, आंसर हो जाएगा 3। हम सबको पता है ओव्यूल क्या बनाता है, ओव्यूल बनाता है सीड। जिस तरह के क्वेश्चंस में आपको, काफी बच्चों को शायद आज ये लगे कि मैम इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं है, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि बेटा इस चैप्टर से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप पिछले 5-6 साल के नीट का पेपर उठा के देखो, इस चैप्टर से सीधे बेसिक आसान ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इससे, 2 से 3 है ना, 4 क्वेश्चन तक का जो है इसमें मार्जिन रहता है, लेकिन सिंपल बेसिक टाइप के, ऐसा इसमें कोई तोड़ फोड़ क्वेश्चंस नहीं आते, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप जो कि पिछले 5-6 साल को एनालाइज करके देख सकते हो, राइट। तो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इस सीरीज का मोटिव ही ये है कि पीवाईक्यूज ना करके इस तरह के क्वेश्चंस करना जो नीट में आते हैं और जो प्रिडिक्टेबल है। चलिए नेक्स्ट,
द थिन कंटिन्यूअस वॉल लेयर ऑफ पोलन, पोलन ग्रेन की जो थिन और कंटिन्यूअस लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? तो बच्चा बच्चा जानता है, उसका नाम है इंटाइन। अभी मैंने आपको बताया एक्साइन मोटी होती है और डिसकंटिन्यूअस होती है क्योंकि उसमें जर्म पोर प्रेजेंट होता है जहां स्पोरोपोलिन नहीं होता। इंटाइन पतली होती है और कंटिन्यूअस होती है, और इंटाइन किसकी बनी होती है? पेक्टिन और सेल्यूलोज की। चलिए नेक्स्ट, द टू सेल्ड स्टेज ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ, मैच्योर पोलन ग्रेन में टू सेल्ड स्टेज में क्या क्या होता है? सबको पता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। यस और थ्री सेल्ड स्टेज में अगर कोई पूछे तो आप बोलोगे थ्री सेल्ड स्टेज में एक वेजिटेटिव सेल होता है और दो मेल गैमीट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वैलेस्नेरिया, हाइड्रिला, ज़ूस्टेरा, इन तीनों में वाटर पॉलिनेशन होता है। वाटर पॉलिनेशन के बारे में एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात लिखी है, वो क्या है? आ जाइए जानते हैं कि वाटर पॉलिनेशन जो है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू 30 जेनेरा, सिर्फ वो 30 जीनस में ही देखने को मिलता है। सोचो इतनी एंजियोस्पर्म्स कितने वाइड हैं, और उसमें भी मेनली मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। और एक और बात कमाल की कि अधिकतर जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें हाइड्रोफिली नहीं बल्कि एंटोमोफिली होती है। तो ऐसे प्लांट्स जो पानी में पाए जाते हैं उनमें भी अधिकतर एंटोमोफिली देखने को मिलती है क्योंकि अधिकतर हाइड्रोफाइट्स का जो फ्लावर है वो सरफेस के ऊपर होता है। ओके चलिए, तो ये 3 ऐसे हाइड्रोफाइट्स हैं जिनमें हाइड्रोफिली देखने को मिलती है, राइट। चलिए, आपको पता है वैलिस्नेरिया में क्या देखने को मिलती है? वैलिस्नेरिया में देखने को मिलती है आपकी एपीहाइड्रोफिली, जहां फर्टिलाइजेशन जो है, जहां पे पॉलिनेशन जो है वो जस्ट सरफेस पर होता है, और ज़ूस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली, जहां पानी के सरफेस के नीचे होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स, आप सब अच्छे से जानते हो कि एम्ब्रियो सैक में जो सबसे बड़ा सेल होता है सेंट्रल सेल कहलाता है, और वो बाइन्यूक्लिएटेड होता है। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। तो जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री ले लेती है तो एंटीपोडल्स गायब हो जाते हैं, तीनों के तीनों, और दोनों सिनर्जिड गायब हो जाते हैं। तो रहता क्या है? रहता है सिर्फ एक सेंट्रल सेल और एक एग सेल, यानी कि केवल 2 सेल रहते हैं। जब पोलन ट्यूब एंट्री ले लेती है एम्ब्रियो सैक के अंदर तो सब गायब हो जाते हैं, सिर्फ बचता है सेंट्रल सेल और एग सेल। एक मेल गैमीट जाके फ्यूज होता है सेंट्रल सेल के साथ और दूसरा मेल गैमीट एग सेल के साथ। तो जैसे ही एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल के साथ जाकर फ्यूज होता है तो फ्यूजन के बाद वो सेल कहलाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसके अंदर जो न्यूक्लियाई होता है वो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बनता है। 2 तो अपने पोलर न्यूक्लियाई थे, वो फ्यूज हो जाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं, और तीसरा न्यूक्लियस होता है मेल गैमीट का। तो 3 न्यूक्लियाई का यहाँ पे फ्यूजन होता है और अल्टीमेटली पेक बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसके अंदर होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसका प्लॉइडी लेवल होता है 3n, आप सब जानते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? पेक। सेंट्रल सेल फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या कहलाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाता है, जिसके अंदर होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या फीचर नहीं होता? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में खुशबू होती है, नेक्टर भी होता है, फाउल ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर मतलब स्मेल, अगेन स्मेल भी होती है। कुछ फूलों में अच्छी होती है, कुछ फूलों में फाउल ऑर्डर होती है, पर ऑर्डर होती है, स्मेल होती है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग ऑन पोलन ग्रेन्स, बक ये बात गलत है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो होती है पोलन ग्रेन में वो तो हाइड्रोफिली में होती है। पोलन किट होती है पोलन ग्रेन्स पर एंटोमोफिलस फ्लावर में। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा मिलता है। कहने को तो जैसे प्लांट एनाटॉमी से सेकेंडरी ग्रोथ हटा दी है, पर उसका थोड़ा सा पोर्शन हमें प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में पढ़ाना पड़ता है, रीडिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन और डिफ्रेंसिएशन में। ऐसे ही रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाला चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन डायोशियस प्लांट कौन से हैं, मोनोशियस प्लांट कौन से हैं, ये हमें पढ़ना होगा इस चैप्टर में भी। सो डायोशियस प्लांट्स आप अच्छे से जानते हो बेटा, ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास
एक पेड़ के ऊपर केवल एक ही तरह के फूल होते हैं। एक पेड़ के ऊपर सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे, दूसरे पेड़ के ऊपर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे, यानी कि पूरे के पूरे पेड़ के ऊपर केवल एक ही तरह के फूल होंगे, यूनिसेक्सुअल फूल होंगे। एक पेड़ के ऊपर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, एक पेड़ के ऊपर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, राइट। तो डायोशियस कंडीशन में आपको दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखने, यही पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। एक है पपाया और दूसरा है डेट पाम। डेट पाम को क्या कहते हैं? फिनिक्स। फिनिक्स इसका साइंटिफिक नाम क्या है? फिनिक्स। तो यही ध्यान रखना है आपको, दो ही एग्जाम्पल याद रखने हैं, इसके बाहर नहीं पूछता, राइट। अगर एक और आपको याद रखना है एग्जाम्पल तो मैं एक और बता देती हूं, वैलिसनेरिया, जो कि आपको पता है हाइड्रोफाइट है ना। तो ये तीन एग्जाम्पल याद कर लो, इसके बारे नहीं पूछेगा। पपाया, डेट पाम और वैलिसनेरिया, ये तीनों डायोशियस प्लांट है, यानी कि इनके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, पूरे पेड़ के ऊपर एक ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर सारे फ्लावर मेल फ्लावर है, राइट, और इस वाले पेड़ के ऊपर सारे फ्लावर जो हैं वो बेटा जी फीमेल फ्लावर है। तो सोचने की बात है, आप सोचो ना, क्या इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता? ऑब्वियस सी बात है, इस कंडीशन में ऑटोगैमी तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, है ना। क्या जीटोनोगैमी हो सकती है? नहीं। जीटोनोगैमी का मतलब क्या होता था? जीटोनोगैमी का मतलब होता था कि पेड़ तो सेम रहेगा, एक ही पेड़ के दो फूलों के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो जीटोनोगैमी था। लेकिन यहां पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इस पेड़ के ऊपर सारे मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर और मेल फ्लावर के बीच में कैसे पॉलिनेशन हो सकता है, राइट। तो जीटोनोगैमी भी यहां पॉसिबल नहीं है। ऑटोगैमी तो पॉसिबल है ही नहीं, जीटोनोगैमी भी पॉसिबल नहीं है। जीटोनोगैमी होने के लिए क्या होता? या तो इस पेड़ के ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते, या फिर इस पेड़ के ऊपर मेल फ्लावर भी होते, फीमेल फ्लावर भी होते, तो जीटोनोगैमी हो जाती। तो जीटोनोगैमी भी नहीं हो सकती, जेनोगैमी केवल हो सकती है। जेनोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। तो ध्यान रखना है बेटा, ऐसे सारे प्लांट्स जो डायोशियस होते हैं, जैसे पपाया, डेट पाम और वैलिसनेरिया, इनमें केवल एक ही पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, और जेनोगैमी और एलोगैमी। एलोगैमी, जेलोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन यही पॉसिबल है, और ये दोनों पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं होंगी। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। द टाइप्स ऑफ फ्लावर विच ऑलवेज प्रोड्यूस सीड्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ऐसा कौन सा फूल है जिसको कभी भी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती और उसमें हमेशा बीज बनता है? ऑब्वियस सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है, इसका आंसर क्या होगा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसा फ्लावर है जो भी कभी खिलेगा ही नहीं, तो उसे कभी पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी नहीं और उसमें हमेशा बीज बनेगा, हमेशा फर्टिलाइजेशन होगा। चैस्मोगैमस फ्लावर, जिसमें फूल खिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स आपको पता है ना, ऑक्सैलिस, वायोला, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं। हाइड्रोफिली इज लिमिटेड टू 30 जेनरा। अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफिली जो है वो केवल 30 जेनरा में ही रिस्ट्रिक्टेड है, और उस 30 जेनरा में से भी मोस्टली प्लांट्स कैसे हैं? मोनोकॉट्स। सो आंसर इज 2। इन पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। अभी आपको पता है पपाया कैसा प्लांट है? डायोशियस प्लांट है। मेल प्लांट पे केवल मेल फ्लावर, फीमेल प्लांट पे केवल फीमेल फ्लावर। तो वो कह रहा है कि इट परमिट्स, प्रिवेंट नहीं कह रहा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत गलतियां होती हैं। वो क्या कह रहा है? इट परमिट्स, यानी कि पपाया में क्या होने की परमिशन है? पपाया में केवल एक ही चीज होने की परमिशन है, और वो है क्रॉस पॉलिनेशन, जेनोगेमी, एलोगेमी, और कुछ तो उसमें हो ही नहीं सकता। आप जानते हो उसमें क्या नहीं हो सकता, ना उसमें ना उसमें जीटोनोगेमी हो सकती है, ना उसमें ऑटोगेमी हो सकती है। और अगर यहां पे क्वेश्चन यही परमिट ना कह के बोलता इट प्रिवेंट्स, मतलब अगर वो बोलता कि पपाया क्या चीज होने से रोकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? बोथ ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। पपाया में क्या हो सकता है, वो किस चीज को परमिट कर रहा है? जेनोगेमी को। पपाया में क्या नहीं हो सकता, वो किस चीज को रोक रहा है? ऑटोगेमी और जेनोगेमी को। तो ये आंसर कब होता? जब आंसर होता इट प्रिवेंट्स। बात समझ में आ गई? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटा। चलिए आगे चलते हैं। एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज हैविंग
एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 24 क्रोमोसोम है उसकी पत्तियों में। आप सब जानते हो बेटा कि पत्ती जो है वो स्पोरोफाइट का हिस्सा होती है, तो पत्ती का प्लॉइडी लेवल हम सब जानते हैं क्या होता है, 2n। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन, आ जाइए देखते हैं फटाफट से। सिनर्जिड जो होता है वो गेमिटोफाइट का हिस्सा है, आप सब जानते हो। फीमेल गेमिटोफाइट एम्ब्रियो सैक का हिस्सा है, तो वो हैप्लॉइड सेल होता है। पोलन ग्रेन मेल गेमिटोफाइट का पार्ट है, हैप्लॉइड होता है। न्यूसेलस स्पोरोफाइट का पार्ट है, डिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होती है। चलिए देखते हैं, तो वो कह रहे 24 क्रोमोसोम है बेटा, यानी कि 2n बराबर क्या है, 24, यानी कि n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12। तो सिनर्जिड में 12 क्रोमोसोम होंगे, पोलन ग्रेन में 12 क्रोमोसोम होंगे, आपके न्यूसेलस में 24 ही क्रोमोसोम रहेंगे, राइट। और इधर कितने हो जाएंगे, 12 3 72। ओ सॉरी बात समझ में आ गई। चलिए तो देखते हैं ऑप्शन कहां से मैच हो रहा है। 72 बता रही हूँ, मैच देखिए कहां से हो रहा है, 12 12 24 36, 12 12 12 12 24, ये ऑप्शन मैच हो रहा है 12 12 24 36, तो आंसर हो जाएगा 3। ओके, ये तो आपको पता है ना बेटा कौन स्पोरोफाइट का पार्ट होता है, कौन गेमिटोफाइट का। जितनी भी प्लांट बॉडी होती है, रूट, लीफ, स्टेम, ये सारे स्पोरोफाइट का पार्ट होते हैं, तो डिप्लॉइड होता है। फूल स्पोरोफाइट का पार्ट होता है। फूल के अंदर जो ओव्यूल है वो स्पोरोफाइट का पार्ट है। ओव्यूल के अंदर जो कुछ भी है, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, सब किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का, तो डिप्लॉइड है। फूल के अंदर जो स्टेमन है, स्टेमन के पास जो आपका एंथर है, उसमें सब कुछ डिप्लॉइड है। स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल, आपका मिडल लेयर्स, ये सब क्या है, 2n है। आपको टेपिटम मैंने पहले ही बता दिया था, वो ट्रिप्लॉइड होती है, राइट। जब तक मियोसिस नहीं होता तब तक सब 2n है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होते ही मेगास्पोर बन जाता है, तो मेगास्पोर से स्टार्ट हो जाती है गेमेटोफिटिक जनरेशन। मेगास्पोर गेमेटोफिटिक जनरेशन का पार्ट है, हैप्लॉइड है। मेगास्पोर से बनता है आपका फीमेल गेमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक, उसमें जो कुछ होता है सब हैप्लॉइड होता है। ऐसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर से चालू हो जाती है मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन, फिर उसमें माइटोसिस होकर पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन के अंदर जो कुछ होता है वो भी सब हैप्लॉइड होता है। चलिए नेक्स्ट, इन मोनोशियस प्लांट लाइक कैस्टर एंड मेज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सोच के पहले खुद करो फिर मैं बताऊंगी। कैस्टर और मेज दोनों ही मोनोशियस प्लांट हैं। मोनोशियस प्लांट का मतलब समझ रहे हो ना। तो कैस्टर और मेज दोनों में क्या कंडीशन देखने को मिलती है, ऑटोगैमी, एलोगैमी दोनों को ही नहीं रोका जाएगा। माने कि कैस्टर और मेज में ऑटोगैमी भी होगी और एलोगैमी भी होगी। ओके, जिटोनोगैमी को रोका जाएगा, ऑटोगैमी को नहीं रोका जाए, जिटोनोगैमी को रोका जाएगा। ओके, ऑटोगैमी को नहीं रोका जाएगा, जिटोनोगैमी को नहीं रोका जाएगा। ओ भाई झर्राटेदार सा क्वेश्चन लग रहा है, दिमाग की दही हो गई। चलो देखते हैं। अब यहां पे हम एक छोटी सी चीज रिवाइज करते हैं, बड़ी प्यारी। डायोशियस प्लांट का मतलब तो तुम्हें समझ में आ गया। डायोशियस प्लांट का मतलब है एक मेल प्लांट होगा, एक फीमेल प्लांट होगा। मेल प्लांट पे सारे मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे और इधर सारे फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, जैसे पपाया, डेट पाम और वैलिसनेरिया। लेकिन मोनोशियस प्लांट का मतलब क्या है, यहां पे दो कंडीशन बनती हैं। फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं, इससे बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। मोनोशियस प्लांट में दो तरह की कंडीशन हो सकती है बेटा। या तो मोनोशियस प्लांट का मतलब होता है एक ऐसा पेड़, पूरा का पूरा पेड़, मतलब पूरा का पूरा पेड़ ऐसा है जिसपे दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, कार्पल भी और स्टेमन भी। अब उसमें दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो इस पेड़ के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। कैसा फ्लावर हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ऐसा पेड़ जिसके पास जो फूल है वो बाइसेक्सुअल है, वो प्लांट क्या है, मोनोशियस है। क्योंकि अगर तुम पूरे पेड़ पर देखो तो कार्पल स्टेमन दोनों है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा पेड़ जिस पर फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर कैसे है, फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है,
लेकिन दोनों तरह के फ्लावर हैं। ये सपोज फीमेल है तो ये मेल है, तो पेड़ तो पूरा क्या हो गया, मोनोशियस। अगर मैं पूरे पेड़ को देखूं तो पूरे पेड़ के पास तो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन फूल इसके पास यूनिसेक्सुअल है। तो ऐसा पेड़ जिसके ऊपर यूनिसेक्सुअल फूल हैं लेकिन दोनों तरह के हैं, इस पेड़ के ऊपर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स भी हैं और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स भी हैं सेम पेड़ के ऊपर, तो ये मोनोशियस कंडीशन है। या फिर मोनोशियस कंडीशन हो सकती है जब पेड़ के ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। बात समझ में आ गई? तो मोनोशियस प्लांट दो सूरत में हो सकता है। ऐसा पेड़ मोनोशियस है जिसके ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ऐसा पेड़ भी मोनोशियस है जिसके ऊपर फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है पर दोनों तरह के हैं। ये वाली कंडीशन जो है वो मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है। जितनी भी सुनी सी फैमिलीज, जितनी फैमिलीज को हम जानते हैं वो ये कंडीशन दिखाती हैं। जैसे आपने चाइना रोज का नाम सुना है, हिबिस्कस जिसको कहते हैं मालवेसी फैमिली का मेंबर है, राइट। आपका पोटैटो है, सोलनेसी फैमिली का मेंबर है। आपका पी है, कौन सी फैमिली का मेंबर है, लेग्यूमिनेसी। तो जितनी भी सुनी सी फैमिलीज हैं आपकी, अधिकतर उसमें ये कंडीशन होती है। लेकिन यहां आपको बढ़िया एग्जाम्पल बताती हूं। यहां एग्जाम्पल आप याद रखना, C3M। C3M ये चार एग्जाम्पल के बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता। कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट्स एंड मेज, इन चार के बाहर नीट में नहीं पूछेगा। ये तो मोस्ट कॉमन कंडीशन हो गई। डायोशियस मैंने आपको 3 कंडीशन याद करवा दी, पपाया, डेट पाम और वैलेस्नेरिया। ये 4 और याद कर लो, कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स कौन होते हैं बेटा? अधिकतर जो बेलें होती हैं, खीरा, लौकी, तोरई, कद्दू, खरबूजा, तरबूज, ये सारे कुकुरबिट्स हैं। और मेज, ये सारे मोनोशियस प्लांट हैं पर इनके ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, दोनों तरह के, मेल और फीमेल। तो सोच के देखो, ऐसा पेड़ जो मोनोशियस है लेकिन उस पे फूल सारे यूनिसेक्सुअल हैं, तो क्या ऐसे पेड़ में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? नहीं। सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए तो फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। तो ऐसे पेड़ में सेल्फ पॉलिनेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बात आती है, क्या जिटोनोगैमी हो सकती है? हाँ, जिटोनोगैमी का मतलब क्या है? एक ही पेड़ के 2 फूल के बीच में पॉलिनेशन हो सकता है। क्या यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है? क्रॉस पॉलिनेशन तो भैया आप जानते हो किसी भी पेड़ में हो सकता है। तो इस पेड़ में जिटोनोगैमी हो सकती है और इस पेड़ में जेनोगैमी हो सकती है, पर ऑटोगैमी नहीं हो सकती। और इस तरह के पेड़ में सब कुछ पॉसिबल है, तीनों कंडीशन, ऑटोगैमी भी, जिटोनोगैमी भी और जेनोगैमी भी। काफी बच्चे ये सोचते हैं कि जिस पेड़ के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें तो ऑटोगैमी ही होनी चाहिए। ऐसा किसने बोल दिया भाई? ऐसा जरूरी नहीं है। ये सच बात है कि ऑटोगैमी होने के लिए फूल का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है, पर यह जरूरी नहीं है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी ही होगी, राइट। तो ध्यान रखना, ऐसा मोनोशियस प्लांट जिसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें तीनों पॉसिबिलिटी होती है, ऑटोगैमी भी, जेनोगैमी भी, जिटोनोगैमी भी। ऐसा पेड़ जो मोनोशियस है विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, उसमें ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है, जिटोनोगैमी, जेनोगैमी हो सकती है। और ऐसा पेड़ जो डायोशियस होता है केवल उसमें जेनोगैमी हो सकती है। चलिए, तो अब देखते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर क्या बनेगा? ऑटोगैमी रोकी नहीं जाती? नहीं, ऑटोगैमी तो रोकी जाती है। जिटोनोगैमी को रोका जाता है? नहीं, इनमें तो जिटोनोगैमी हो सकती है। ऑटोगैमी को नहीं रोका जाता? नहीं, ऑटोगैमी को रोका जाता है, ऑटोगैमी नहीं हो सकती। जिटोनोगैमी को नहीं रोका जाता, यह सही है, क्योंकि जिटोनोगैमी तो इनमें हो सकती है। कैस्टर और मेज में जिटोनोगैमी हो सकती है, मतलब इनमें जिटोनोगैमी को रोका नहीं जाता बल्कि परमिट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। रीजन असर्शन, नहीं, ये दूसरा है। चलिए देखते हैं, ये पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, करेक्ट ना? हाँ, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। चलिए, एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या ये लाइन सही है? एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है, हाँ, एनसीईआरटी की लाइन है। एपोमिक्सिस में सीव डेवलप्स ईदर फ्रॉम डिप्लॉयड एग सेल और फ्रॉम cells of nucellus. Okay,
seed collected from hybrids plants maintain hybrid character for a longer time. Okay, in apomixis there is segregation of characters. Okay जी, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं. इन एपोमिक्सिस देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स. ध्यान से सुनना बेटा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो गेमीट्स बनते हैं. और आप ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ चुके हो कि जब गेमीट्स बनते हैं तो वहाँ ट्रेट्स सेग्रीगेट होते हैं, राइट, क्योंकि गेमीट में एक ही अलील जाती है. तो एपोमिक्सिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है. तो क्या वहां पे सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स होगा? नो. तो ध्यान रखना, एपोमिक्सिस सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स को रोकता है. तो एपोमिक्सिस में सेग्रीगेट होंगे ट्रेट्स, ये तो बिल्कुल गलत बात है. तो ऑल आर करेक्ट ये भी नहीं हो सकता, ऑल आर इनकरेक्ट ये भी नहीं हो सकता. अब हमारे सामने दो ऑप्शन बचे. ओनली सेकेंड एंड 4 आर करेक्ट. ये कह रहा है सिर्फ सेकंड और 4 करेक्ट है. तो बच्चे को पता है 4 तो करेक्ट किसी भी हालत में नहीं हो सकता. तो यानी कि आंसर बनेगा 3. यानी कि 3 क्या कह रहा है? ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट. देखते हैं कैसे. 1 और 2 सिर्फ करेक्ट है. एपोमिक्सिस, हाँ बिल्कुल सही बात है. सेकंड क्यों गलत है? सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स फॉर अ लॉन्गर टाइम. गलत बात. क्यों? देखो होता क्या है बेटा कि सपोज आपने, किसान ने एक हाइब्रिड बीज खरीदा मार्केट से और उसको लगा दिया अपने खेत में. अब अगले साल जब वो फसल काटेगा तो अगले साल वो उसी फसल के बीज को अपने खेत में नहीं बोएगा, वो फिर से मार्केट से जाके एक नया बीज लाएगा. क्यों? क्योंकि बेटा वो हाइब्रिड बीज मार्केट से लाया और उसने अपने खेत में बो दिया. ठीक, अब इस हाइब्रिड बीज को उसने खेत में बोया और उससे प्लांट निकल आया. अब इस प्लांट पर फूल होंगे खूब सारे. अब वो जो फूल हैं उन फूलों में मियोसिस होगा. मियोसिस होकर गेमीट्स बनेंगे, है ना. और गेमीट्स बनेंगे तो सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट होगा. और फिर जाने पता नहीं किस गेमीट का फ्यूजन किसके साथ हो. यानी कि इस वाली फसल के ऊपर जो नए बीज बनेंगे वो बिल्कुल पुराने बीज जैसे नहीं होंगे जो किसान मार्केट से लेके आया था, क्योंकि ये वाला बीज तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है. तो क्या किसान इस बीज पर भरोसा कर सकता है कि ये बीज बिल्कुल डिट्टो इसी बीज जैसा होगा और मैं अगले साल भी इस बीज को बो दूं? नहीं कर सकता, क्योंकि ये बीज जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है जो बिल्कुल इसके जैसा नहीं होगा. तो किसान रिस्क नहीं लेता, वो अगले साल फिर से मार्केट से हाइब्रिड बीज खरीद के लाता है. तो इसका इलाज क्या है? साइंटिस्ट ऐसी जीन्स को ढूंढ रहे हैं जो एपोमिक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. जिस दिन उन्हें वो जीन मिल गई, वो क्या करेंगे? वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में इस जीन को प्लांट के अंदर इंसर्ट कर देंगे. तो फिर क्या होगा? इस प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बीज नहीं बनेंगे बल्कि एपोमिक्सिस से बीज बनेंगे. और फिर इस पेड़ के ऊपर एपोमिक्सिस से जो बीज आएंगे वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होंगे. तो ये बीज बिल्कुल उस बीज जैसे होंगे जो किसान मार्केट से लाया था. तो इसका मतलब अब किसान को अगले साल फिर से पैसे खर्च करके मार्केट से दोबारा बीज नहीं खरीदना पड़ेगा, वो इसी पेड़ के बीज को अपने खेत में लगा देगा. तो जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं वो कह रहा है बीज जो कि हमें हाइब्रिड प्लांट से मिला उसमें हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन रहेंगे? नहीं, मेंटेन नहीं रहते, चेंज हो जाते हैं. क्योंकि उस हाइब्रिड प्लांट पे जो प्रोडक्ट होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होगा. राइट? तो ये गलत हो गया. एपोमिक्सिस में जो बीज होता है वो फर्टिलाइजेशन से तो बनता नहीं है, तो वो किसी डिप्लॉयड टिश्यू से ही बन जाता है ना. आप जानते हो ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है. तो फर्टिलाइजेशन के बिना बन रहा है तो वो सीधा डिप्लॉयड एग सेल से भी बन सकता है. डिप्लॉयड एग सेल कब बनेगा? डिप्लॉयड एग सेल ऐसी सूरत में बनेगा जब वो मियोसिस का नहीं माइटोसिस का प्रोडक्ट हो, या फिर वो न्यूसेलस से बन जाए. तो ये बात सही है. चलिए आगे चलते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. मैं स्क्रीन से हट गई हूं, आप इसको पॉज करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. आ जाइए, अब देखते हैं हमें क्या ढूंढना है. करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. ठीक है. डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर सीड स्टोरेज.
ओके, seed of Lupinus arcticus is one of the oldest which germinated after 2000 year. Orchid seed is one of the largest seed in plant kingdom. Seeds of parasitic plants like Orobanche and Striga are tiny seeds. ओके जी, चलिए देख लेते हैं. Orobanche और Striga, these are parasitic plants. ओके, पैरासिटिक प्लांट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप जानते हो. कस्कुटा है, सैंटिलम है, ओरोबैंके है, स्ट्राइगा है, एनसीईआरटी की लाइन है. इनकी जो बीज होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. ये बात सही है, एनसीईआरटी की लाइन है. ऑर्किड का जो बीज होता है वो गलत. ऑर्किड जो प्लांट होता है, मोनोकॉट है, उसके बीज बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सीड इन इट. ल्यूपिनस आर्क्टिकस सबसे पुराना जर्मिनेटेड जो है वो दिखाता है, कंडीशन दिखाता है, जो कि 2000 साल पहले की बात है. ये गलत है. 2000 साल की जगह एनसीईआरटी में 10,000 साल लिखा है, तो ये बात मुझे थोड़ा गलत लग रही है. डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर सीड स्टोरेज. ये बात बिल्कुल सही है. जो किसान होता है ना बेटा, वो बीज को इसलिए स्टोर कर पाता है कि जब बीज मैच्योर हो जाता है तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है, उसमें मात्र 10% पानी रह जाता है. ये किसान के लिए बहुत अच्छी बात है कि मैच्योर होने पर सीड अपना बहुत सारा पानी लूज कर देती है. अगर उसमें बहुत सारा पानी रह जाता तो किसान उसे कभी स्टोर ही नहीं कर पाता, क्योंकि आप जानते हो जिन चीज़ों में पानी होता है वो बहुत जल्दी ख़राब होती हैं. पानी वाली सब्जी, जब कहीं घूमने जाते हैं तो हम क्या लेके जाते हैं, मम्मी क्या बनाती है, सूखे आलू, करेला, क्योंकि उनमें पानी नहीं होता, वो जल्दी ख़राब नहीं होता. तो जिन चीज़ों में पानी होता है वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, उसमें फंगस और बैक्टीरिया लगता है. तो सीड मैच्योर होने पर काफ़ी सारा पानी लूज कर देती है, जिसकी वजह से किसान उसे लंबे समय तक स्टोर कर पाता है. और दूसरी चीज़ डॉर्मेंसी. आपको पता है बीज जब तक जर्मिनेट नहीं करता जब तक उसको सारी कंडीशंस ना मिल जाएं, पानी, ऑक्सीजन, लाइट, है ना. तो जब तक किसान उसको अंधेरे में स्टोर रखेगा उसमें से प्लांट नहीं निकलेगा. अगर डॉर्मेंसी ना होती तो पता चल रहा है किसान कमरे में रख के आया है सीड को स्टोर करके और उसमें देखा है वो यहाँ इसमें तो प्लांट निकले हुए हैं. ऐसा नहीं होता ना. तो डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी दोनों ही बहुत मजेदार प्रॉपर्टी हैं जो किसान के काम आती हैं बीज की. तो आ जाइए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं हमारे. 1, 2 आर करेक्ट बट 3, 4 आर इनकरेक्ट. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज 1, 4 आर करेक्ट. पहला और लास्ट वाला करेक्ट है. 2 and 3 आर इनकरेक्ट. यही सही है, आंसर होगा 2. 3 and 4 आर करेक्ट. 3 तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, 3 करेक्ट हो ही नहीं सकता. तो यस. चलिए नेक्स्ट रीजन असर्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा. आ जाइए करते हैं. पहले आप फटाफट से कर लीजिए खुद, फिर मैं बताती हूँ. Geitonogamy helps in maintaining homozygosity and superiority of the race indefinitely. Okay. It is functionally, ecologically and genetically cross-pollination. तो आपको इसमें सब कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा. इस स्टेटमेंट में लिखी हर एक चीज गड़बड़ लग रही है. क्या सोचो, क्या गड़बड़ लग रहा है, सोचो. तो हाँ जी बेटा, गलत तो है. क्या है देखो, आ जाओ. जीटोनोगेमी का मतलब क्या था, याद है? जीटोनोगेमी का मतलब था बेटा मेरे कि एक ही पेड़ के 2 फूलों के बीच में होगा पॉलिनेशन. तो इसका मतलब वो खुद ब खुद तो होगा नहीं. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है, खुद ब खुद हो जाता है. ना विंड की, ना वाटर की, ना इंसेक्ट की, किसी की भी नहीं, खुद ब खुद हो जाता है. लेकिन जीटोनोगेमी में पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही पेड़ के 2 फूलों के बीच में हो रहा है, 2 अलग फूलों के बीच में. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जीटोनोगेमी जो है वो जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है. क्यों? क्योंकि पेड़ तो सेम है ना, जेनेटिक्स तो सेम है, लेकिन इकोलॉजिकली वो क्रॉस पॉलिनेशन है. इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन क्यों है? फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन क्यों है? क्योंकि उसे कराने के लिए कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट लगेगा, पर जेनेटिक्स तो सेम है क्योंकि एक ही पेड़ के 2 फूल हैं. तो नीचे वाली बात तो गलत है. फंक्शनली, इकोलॉजिकली तो
जीटोनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन है, पर जेनेटिकली जीटोनोगेमी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो नीचे लिखी बात तो गलत है। अब ऊपर लिखी बात देखते हैं। जीटोनोगेमी, अभी मैंने आपको बताया जेनेटिक्स तो सेम रहेगी क्योंकि एक ही पेड़ के दो फूल हैं। तो अगर सेम ही, भाई जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है ना, जेनेटिकली, और अगर वो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या करती है, होमोजाइगोसिटी मेंटेन करती है ना। होमोजाइगोसिटी आप सबको पता है, कैपिटल टी स्मॉल टी उसको मेंटेन करती है और अपनी जो रेस है उसकी सुपीरियरिटी को मेंटेन रखती है, मतलब डाइल्यूट नहीं होने देती, राइट। तो ये बात तो सही है, ऊपर वाली बात तो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, पढ़ लो आप इसको फिर मेरे साथ सॉल्व करना। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इज asexual mode of reproduction. Okay. It prevents the segregation of traits. Again, सोचना है, सोचो पहले, तुम सोचो फिर मैं बताती हूँ। अगेन आपको इसमें सोचना है। तो यहाँ पे किस में कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है जी ए और बी में, पर हमें तो कंफ्यूजन होता ही नहीं है प्री असर्शन में क्योंकि हम तो समझ गए हैं। ऊपर लिखी हुई बात सही है। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, अगर एपोमिक्सिस से बन रहा है एम्ब्रियो तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हाँ। एपोमिक्सिस सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स को रोकता है, हाँ ये भी सही है। पर अब बात आती है कि नीचे लिखी हुई बात ऊपर लिखी हुई बात का कारण है। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन से नहीं बनता बल्कि वो डायरेक्टली न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट से बन जाता है, ये इसका रीजन होता। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है क्योंकि वो सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स को रोकता है, नहीं। इसका कारण क्या होता, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दर्शाता है क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बल्कि वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाता है डायरेक्टली फ्रॉम न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट। तो क्या आंसर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 2। अब तो रीजन असर्शन समझ रहे हो ना कैसे करने, इतने सारे हमने पूरी 11th क्लास कंप्लीट कर ली, तो हम रीजन असर्शन में कैसे हमें सोचना है समझ में आ गया ना। ए और बी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो चट्ट से हो जाते हैं, कंफ्यूजन होता है ए और बी में, और वो कैसे सोचना है आपको मैंने समझा दिया है। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। होमवर्क आपका है, प्रैक्टिस शीट कर लेना बेटा जी, ठीक है। अपनी इसकी लिंक सब कुछ नीचे पिंड कमेंट में आप देख सकते हो, वो मिलता है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे 12th क्लास के एक बहुत बड़े, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टफ चैप्टर से, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। उसके लिए तैयार रहना, पढ़ के आना, क्योंकि उससे मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लाने वाली हूँ। तो साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगली क्लास में विद न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो और झर्राटे उठा दो। बाय बाय।